लोकसभा चुनाव में लगभग 1.5 लाख वोट से जीत हासिल करने वाले गौरव गोगोई ब्रूट में आपका स्वागत है। असम से 3 बार के सांसद, 17वीं लोकसभा में डिप्टी लीडर, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई और इस लोकसभा चुनाव में लगभग 1.5 लाख वोट से जीत हासिल करने वाले गौरव गोगोई ब्रूट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई कि आप लगातार तीसरी बार जो है कि संसद पहुंच रहे हैं। कैसा लग रहा है, ये फीलिंग कैसी है अभी? देखिए, मैं इस लोकसभा चुनाव के नतीजे को भारत की लोकतंत्र की जीत मानता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना था कि सत्ता से अहंकार हो चुकी है भाजपा, और मुझे लगता है कि इस अहंकार को लोगों ने अपने जनादेश के द्वारा तोड़ा है और भारत के लोगों ने, भारत की आवाम ने ये दिखा दिया है कि लोक शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो मैं भारत के प्रजा की तरफ, भारत के लोगों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और वैसे ही जोरहाट में जिन मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जी, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि केरल के बाद कांग्रेस, अगर लोग कहते हैं कि केरल के बाद कांग्रेस अगर सबसे ज़्यादा कहीं मजबूत दिखती है तो वो असम है। इस बार के नतीजे भी जो हैं कमोबेश 2019 की तरह ही हैं। 14 में से आपने 3 सीटें जीती, बीजेपी ने 9 सीटें जीती, 2 क्षेत्रीय दलों को गया है। इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, कांग्रेस के परफॉर्मेंस को असम में? देखिए, असम में हमारा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है। क्या इससे हम संतुष्ट हैं? क्या इससे हम अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं? ये बिल्कुल भी नहीं। पर बेहतर क्यों हुआ? क्योंकि पिछले बार भी 3, इस बार भी 3। क्योंकि इस बार आपको अगर राजनीतिक रूप से विश्लेषण करना हो, तो आप देखेंगे कि एक सीट ढुबरी है, जहाँ पर हमारे एक क्षेत्रीय दल हैं एआईयूडीएफ, और उनके नेता हैं मौलाना अजमल साहब। मौलाना साहब हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति करते हैं जिससे कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो दरार है, वो दरार और बढ़ता जाता है। इस बार के चुनाव में लोगों ने उनको नकारा, उनके दल को हराया, और वहीं पर हमारे दल की जीत भारत के इस 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत हमारे प्रत्याशी को मिली, लगभग 10 लाख वोट का मार्जिन से। उसी प्रकार से जहां पर मौलाना साहब एक रूप का सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, वैसे ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा जी दूसरी प्रकार के सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। और मेरे सीट जोरहाट में वो लगभग 1 महीने वहीं पर रहे और पूरे बीजेपी का प्रचार का जिम्मेवार उन्होंने अपने हाथों में लिया। यहाँ तक कि उन्होंने शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा कि जोरहाट में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, वो ही काफ़ी है। लेकिन वहाँ पर भी उनको और उनके सत्ता पक्ष में जो भी मंत्री हैं, जो उनके करीब है, उनको एक करारा हार जोरहाट के लोगों ने दिया। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर आप वोट की संख्या देखें, वोट मार्जिन की संख्या देखें, कौन से वो राजनीतिक हस्तियां हैं जिन्होंने हार का सामना करना पड़ा भाजपा से, एआईयूडीएफ से, तो मुझे लगता है कि बहुत एक सशक्त हमने एक नतीजा इस बार दिया है, और इसी के आधार पर हमें आने वाले समय पर और हमें मजबूत होना है। जी, अगर हम पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बीजेपी अभी भी मजबूत दिखाई देती है। 25 सीटें अगर हम देखें 8 स्टेट के, तो उसमें से लगभग जो है कि 13 सीटें अभी भी बीजेपी के पास हैं, कांग्रेस के पास 7 हैं और बाकी क्षेत्रीय दलों के पास। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सीट घटी है। मणिपुर में उनके जो उनका एनडीए अलायंस है, वहाँ मणिपुर से 2 उनके सांसद थे, 2 सीट है, 2 सांसद उनके थे, दोनों के दोनों वो हार गए। उसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि मणिपुर में बढ़ती हुई हिंसा और उस हिंसा को नज़रअंदाज करने में सबसे अहम भूमिका भाजपा की रही है। वहीं पर आप मेघालय में आए
मेघालय में 2 सीटें हैं। पिछले बार कांग्रेस के पास 1 सीटें थी, एनडीए के पास 1 सीट थी। इस बार कांग्रेस को 1 सीट मिली है और एक निर्दलीय पार्टी को 1 सीट मिली है। मतलब जी। एनडीए दोनों सीट हार चुके हैं। और जो सीट कांग्रेस ने हासिल की है मेघालय में, टूरा की सीट, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए सागमा जी की सीट जो आज गुजर चुके हैं, लेकिन वो सीट आखिरी बार अगर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीती है तो वो आज से 25 साल पहले 1996-1998 में जीती है। मेघालय में राहुल गांधी जी गए, उसका प्रभाव हमने देखा। और एनडीए दोनों सीट इसलिए हारी क्योंकि वहां पर सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है। नागालैंड में वही हुआ। नागालैंड में कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट वहां पे जीती। पिछली बार जब हम वो सीट जीते थे वो भी आज से 20-25 साल पहले 98 में, वहां पर भी एनडीए ने हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एनडीए की स्थिति, चाहे भारत में बोलिए चाहे उत्तर पूर्वांचल में बोलिए, पहले से कमज़ोर हुई है। कांग्रेस की रिसर्जेंस हुई है, कांग्रेस की पुनर्शक्ति, पुनर्जीवन आप कह सकते हैं, हमें देखने को मिल रहा है। और हमें आगे इसी गति के साथ काम करने की आवश्यकता है। जी। बीजेपी ने जब से नॉर्थ ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत की मोदी के आने के बाद 2014 से, बीजेपी ये दावा करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बहुत सारे काम हुए, विकास को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। आपकी नज़र में 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट में क्या बदला है जब से बीजेपी मतलब मजबूत हुई है उधर? राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। इससे इन पिछले 5 वर्षों में हमने देखा कि असम और मिज़ोरम के बीच की जो सीमाएं हैं, वहाँ पर एक राज्य के पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पर गोली चलाती है। ड्रग्स का समस्या बढ़ा है। आज म्यांमार में जो अंतर्राष्ट्रीय का वहाँ पे जो वातावरण है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसका पूरा प्रभाव उत्तर पूर्वांचल पे पड़ रहा है। लेकिन ना केंद्र गृह मंत्री इस पे कोई जोर देते हैं, न राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस पे कोई इस पे तवज्जो देते हैं, ना हमारे विदेश मंत्री कुछ इस पे महत्व रखते हैं। तो वहीं का हमने देखा कि उसकी एक भूमिका हमने मणिपुर में भी हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ड्रग्स की समस्या और बड़ी है, बेरोजगारी की समस्या और बड़ी है, क्योंकि वहाँ पे कोई उद्योग नहीं, कोई भी ऐसा बड़ा उद्योग वहाँ पे लगाया नहीं। उद्योग के प्रति जो नीति है, उत्तर पूर्वांचल में बहुत बढ़िया खेती होती है, खेती को लेके जो एक नीति होनी चाहिए थी वो भी नहीं। 2014 में ऑर्गेनिक जैविक खेती की बात उन्होंने सिक्किम में छेड़ी थी, पर आज खत्म। आज वो पाम ऑयल लगाना चाहते हैं जो हमारे जैविक खेती और वहाँ पे जो परंपरागत हमारी जो खेती है उसके विपरीत है, अनुकूल है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो महत्व जो सूझबूझ के साथ दिल्ली में बैठी हुई सरकार को काम करना चाहिए था उत्तर पूर्वांचल में, सिर्फ सत्ता के पीछे दौड़ते दौड़ते उत्तर पूर्वांचल में जो एक विकास की गति उन्होंने बनानी चाहिए थी, नहीं बना पाए। और उनके राजनीति के कारण आज सामाजिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक समस्या और बढ़ती जा रही है। जी। 2024 के नतीजों को देखें सर, तो कांग्रेस अभी 99 सीटों पे है। जिस गठबंधन, इंडिया गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा था, वो 230 से ज़्यादा सीटें हैं। मोदी ने सरकार बनाई तीसरी बार एनडीए के साथ, लेकिन बार-बार कांग्रेस के नेताओं से भी या जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो ये दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएँगे। इसके पीछे क्या आधार है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया इस चुनाव के बाद। अगर हम सभी ने समझा या ये अपेक्षा की कि इस चुनाव के नतीजे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़े सहमे से होंगे, थोड़े सूझबूझ के साथ काम करेंगे, सबको साथ लेके काम करेंगे, तो ऐसा कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिला। पहले जैसे रवैया हमको दिख रहा है, पहला जैसा कैबिनेट और पहले जैसे मणिपुर को नज़रअंदाज किया। अभी नीट की परीक्षा में जो 24 लाख बच्चों की जो भविष्य आज अंधकार में है, आज उनके समस्याओं को नज़रअंदाज करके वो दोबारा विदेश यात्रा पर चले गए। तो एक नेता में जो एक वो खूबियाँ होती है कि जनता जब उसके विपरीत या उनको कमज़ोर एक मैंडेट देती है
तो नेता भी अपने आप को थोड़ा संशोधन करना स्वाभाविक समझता है, अपने आप को संशोधन करने की कोशिश करता है। कोई भी संशोधन हम प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यवहार या नेतृत्व में नहीं देख रहे। वही कैबिनेट, वही रक्षा मंत्री, वह गृह मंत्री, वही वित्त मंत्री, वही विदेश मंत्री, वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो अलायंस थे उनको भी पिछले बार जब 2014 में टीडीपी उनके साथ थी, वही सिविल एविएशन विभाग, वही कोई समस्या हुआ ही नहीं, नीट में कोई घपला हुआ ही नहीं, वही रवैया। तो इसीलिए इस प्रकार का व्यवहार से क्या वो 5 साल संपूर्ण कर पाएंगे, मुझे तो इसमें बहुत संदेह होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी का रवैया है वो क्यों नहीं बदला है? जैसे आप उम्मीद कर रहे थे कि इस चुनाव के बाद बदलना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी में नहीं है, बीजेपी एनडीए के साथ चल रही है। अहंकार एक ऐसी बीमारी है, जब किसी मनुष्य को जकड़ लेती है तो अहंकार आपको अंधी कर देती है, अहंकार आपको बहरी कर देती है। तो इसीलिए ये जो नीट के परीक्षा में जो बच्चों के पिताओं ने 30 लाख 20 लाख खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाया, कहीं किसी एग्जामिनेशन सेंटर से कहीं पेपर उन्होंने खरीदा, उन माताओं और पिताओं की आंसू ना प्रधानमंत्री मोदी जी देख पाते हैं, ना उनका रोना वो सुन पाते हैं। तो ये अहंकार एक ऐसी बीमारी है जिससे कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी छुटकारा नहीं पा सके। जी। अ, जो 2012 में आपने कांग्रेस ज्वाइन की, उसके 2 साल बाद आपने पहला चुनाव लड़ा अपने पारिवारिक सीट से, एक तरीके से कह सकते हैं। अ, आप लगातार तीसरी बार सांसद बने। मेरा सवाल ये है कि अभी इस चुनाव में भी एक बार हम खुश होते हैं कि 25 साल के युवा जो है कि राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन वो सारे जो है कि एक फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो भी नए चेहरे आ रहे हैं। अ, परिवारवाद की जो राजनीति के आरोप लगते हैं, अब गांधी परिवार को ही देखें तो राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी इलेक्टोरल इलेक्शन पॉलिटिक्स में उतर रही हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, जो ये आरोप है उसको? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जी। और अगर जनता को आपका काम पसंद आया तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर जनता को आपका काम पसंद नहीं आया तो आप बड़े परिवार से आए या साधारण परिवार से आए, आपके पिता 2 बार के मुख्यमंत्री रहे या कोई बड़े केंद्रीय मंत्री रहे, जनता अपने जनादेश के द्वारा अपनी सहमति और असहमति वो प्रकाशित करती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति हम अपने परिवार को और संपत्ति या धन बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। राजनीति लोक सेवा का, लोक कल्याण का एक माध्यम है, और अगर वास्तविक रूप से हमने ईमानदारी से वो काम किया तो लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कर्म कर, हम भगवान ने हमें किस घर में जन्म लिया उसके आधार पर नहीं, कर्म कर, और लोगों के आशीर्वाद, और लोगों ने अगर हमारे काम को पसंद नहीं किया तो अगर उनकी अगर डांट खानी पड़ी तो डांट को हमें सीखना चाहिए, सबक हमें लेना चाहिए। तो ये हमारा काम है, हम अपना काम करते जाएंगे, और मैं अपेक्षा करूँगा कि हम सभी अपने काम के द्वारा राष्ट्र, जो हमारा एकता है, राष्ट्र हमारी संस्कृति है, जो हमारे समाज के कई वर्ग हैं जो आज भी उन अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, हम एक सशक्त भारत बनाने की कोशिश करें। जी। लोकसभा का ही एक वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है परिवारवाद पर बोल रहे होते हैं और आप एनडीए के घटक दलों के नाम गिना रहे हैं। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था उस समय। क्या हुआ था उससे पहले, थोड़ा बताना चाहेंगे? देखिए, वही भाजपा की दोहरी नीति, हम पर आरोप लगाते हैं परिवारवाद की, और खुद ही मेनका गांधी जी और वरुण गांधी जी को उत्तर प्रदेश से टिकट देते हैं। हालांकि दोनों अब नहीं है, पर दे इतने साल से दे तो रहे थे, जीत कर नहीं आ पाए, सॉरी। तो दोनों को दे तो रहे थे। तो मतलब गांधी नाम लेते हैं, लेकिन उनके पक्ष में ही 2 गांधी हैं, वरुण गांधी, मेनका गांधी। तब उनको गांधी उपाधि दिखता नहीं है। जब सोनिया गांधी खड़ी होती हैं, जब राहुल गांधी खड़े होते हैं, जब प्रियंका गांधी खड़ी होते हैं, तब उनको गांधी उपाधि दिखाई देता है। अपने समक्ष में जो 2 गांधी हैं
परिवार के सदस्य हैं उनको वो नहीं दिखाई देता। उनके आज कैबिनेट में आप देखिए, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो रवनीत बिट्टू हो, पहले अनुराग ठाकुर हो, अब पीयूष गोयल हो, तो सभी तो राजनीतिक परिवार से आए हैं। अगर आप उनके सहयोगी दल देखें, आज टीडीपी में चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को आगे लेते जा रहे हैं। एलजेपी में वहाँ पे चिराग पासवान है, अपना दल में अनुप्रिया पटेल है। तो ये जब प्रधानमंत्री मोदी जी हमको सबक देते हैं परिवारवाद की और खुद अपने दल में जो हो रहा है उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो मैं तो उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई मूर्ख नहीं है। देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता सब देख रही है और हम पर उंगली उठाने से पहले पहले अपने पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि घर में क्या स्थिति है। तो इसीलिए ये प्रकार की दोहरी नीति मुझे पसंद नहीं। अगर कोई स्पष्ट राजनीतिक आरोप लगाना भी है तो ऐसा एक आरोप लगाइए जिस पे कोई वजन हो। बिना वजन के, बिना वजूद के, बिना आधार के राजनीतिक आरोप मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी से उम्मीद नहीं है। कोई प्रवक्ता उनका ऐसे आरोप लगाए तो लगाए, पर मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के मुंह से इस प्रकार के तर्कहीन आरोप हमें पसंद नहीं है। जी। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया और अभी भी विपक्ष कह रहे हैं कि अग्निवीर पर हम ऐसे सरकार को नहीं जाने देंगे। क्या प्लानिंग है अग्निवीर को लेकर के? देखिए, अग्निवीर हमें लाना ही नहीं है। अग्निवीर ये सरकार इसलिए ला रही है क्योंकि सरकार के जो अकाउंटेंट है, सीए है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है पेंशन देने के लिए। अच्छा, करोड़पति अरबपति का कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के लिए आपके पास भरपूर पैसे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के जो बैंक में जो कर्ज है वो कर्ज माफ़ी के लिए आपके पास 10 लाख करोड़ वो है। लेकिन जो हमारा जवान जो आज देश की सीमा को सुरक्षित रख रहा है, उसके पगार, उसके पेंशन के लिए आपके पास पैसे नहीं। तो ये कैसी ये दोहरी नीति हुई? अगर आपकी आर्थिक आज दुविधा है तो उसका बोझ हमारा सेना क्यों उठाए? उसका बोझ उसको हम अपने सीमा के सुरक्षा के साथ हम क्यों खतरा मोल लें? तो इसीलिए ये अग्निवीर ना भारत की सुरक्षा के हित में है, ना भारत के जवान के हित में है। भारत की सेना परंपरा पर चलती है। भारत की सेना ने कई साल, सदियों से हमारी सीमा को सुरक्षित रखा है। सियाचिन से लेकर अंडमान तक वो हमारे भारत को सुरक्षित रखती है और उसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। ना ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, ना 4 साल बाद उनका क्या होगा, ना उसके ऊपर कोई नीति बना रहे हैं। तो इसीलिए ये अग्निवीर की जो ये नीति है सरासर गलत है, भारत के हित के खिलाफ है और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इस पर दोबारा अपना अहंकार व्यक्त न करे तो बेहतर होगा। अग्निवीर के खिलाफ उनके सहयोगी दल मुझे लगता है जेडीयू भी है, बिहार में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। तो थोड़ा अपने आप को संशोधित करने की कोशिश करें। जी। तो नीट का एग्ज़ाम जो धांधली के आरोप कांग्रेस लगा रही है, अग्निवीर हो गया, इस तरीके के कई सारे मुद्दे हैं। संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या मतलब हंगामेदार रहने के आसार हैं संसद के? आप लोग ये मुद्दे उठाएंगे, कैसा रहेगा? देखिए, सदन में एक सरकार अपनी जिम्मेवारी को प्रकाशित करनी चाहिए। अगर लोग अपनी एक समस्या सरकार को बता रहे हैं विरोधी राजनीतिक दलों के द्वारा, तो सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन अगर सदन के अंदर विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जाता है, राहुल गांधी जी को पुराने केस में उनको निलंबित किया जाता है, चर्चा होती है लेकिन चर्चा का कोई नतीजा नहीं होता है, समस्या रहती है, सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो अगर हम हंगामा नहीं करें तो भारत लोकतंत्र नहीं रहेगा, भारत राजतंत्र बन जाएगा, जहां पर राजा ने जो फैसला लिया सो लिया। लोग चाहे भूखे हो, नंगे हो, बेरोजगार हो, पीड़ित हो,
तो राजा के आंखों को खोलने के लिए जो इनका रवैया है, वो अभी आज आसमान में उड़ रहे हैं, थोड़ा ज़मीन में लाने के लिए अगर हमें सीमा पार करनी पड़ी तो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हम सीमा पार करने के लिए तैयार हैं। जी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें वायरल हो जाती हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान आपकी स्पीच काफ़ी वायरल हुई थी। अ, आप स्पीच अपनी खुद लिखते हैं, कोई टीम है? वो स्पीच किसने लिखी थी? थोड़ा अगर उसके बारे में बताना चाहें। देखिए, मेरे पास एक डायरी है, मैं अपनी स्पीच ज़्यादातर खुद ही लिखता हूँ। जहाँ पर हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें विभिन्न अखबारों से अगर हमें जानकारी लेनी है, उन जानकारियों को एक जगह लाना है, तो निश्चय हमारे बहुत से युवा साथी हैं जो हमारे दफ्तर में काम करते हैं, वो हमें मदद करती है, रिसर्च करने में मदद करती है। अगर हमको आर्थिक स्थिति पे अपनी बात रखनी है, तो आर्थिक स्थिति पिछले साल के विभिन्न क्वार्टरों में क्या हमारा जीडीपी का आंकड़ा था, तो निश्चय ही रिसर्च में हमारे एक युवा हमारे साथी हैं जो हमें मदद करती हैं। लेकिन अंत में मैं चाहता हूं कि जब मैं खड़ा हूं और सदन के अंदर बोलूं, तो सदन की गरिमा, अपने दल की मर्यादा और जिन लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद किया, उनके प्रति सच्ची ईमानदारी के साथ मुझे अगर बोलना है, तो मुझे खुद हर अक्षर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप डिप्टी लीडर थे 17वीं लोकसभा में। इस बार अपनी भूमिका आप कैसे देखते हैं एक सांसद के अलावा? और दूसरा ये कि राहुल गांधी की वो लेकर के चर्चा है कि वो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, उस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आज से 2 साल पहले, जब मुझे याद है 2022 में यूपी में बहुत बड़ी जीत भाजपा ने हासिल की थी, तो बहुत लोगों ने ये समझा था कि अब कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो चुकी है। और शायद उसी को लेकर हमने एक चिंतन शिविर भी उदयपुर में आयोजन किया, जहां से एक मांग निकली कि राहुल गांधी जी को देश का दौरा करना चाहिए, जो उन्होंने किया पैदल। मुझे नहीं लगता कि आधुनिक भारत में कोई ऐसा राजनेता है जिसने एक पैदल यात्रा दक्षिण से उत्तर तक किया हो। वो यात्रा इतनी सफल हुई, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, इस संदेश को लोगों ने इतना अपनाया कि हमने दोबारा उनसे मांग की कि एक और यात्रा करें। उन्होंने हमारी मांग सुनी और यात्रा की। जब जब भारत के लोगों ने कहा कि अब अग्निवीर का मुद्दा उठाइए, जाति जनगणना का मुद्दा उठाइए, अडानी को यह सरकार इतना सहयोग क्यों करती है, ये वाले मुद्दे उठाइए, ये प्रश्न उठाइए, तो ने उठाए। तो आज भी इस निर्वाचन में संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, आरक्षण बचाना, ये जो अहम मुद्दे हैं, इन अहम मुद्दों का नेतृत्व राहुल गांधी जी ने लिया। आज हम उनसे दोबारा मांग कर रहे हैं कि आप एक और जिम्मेवारी लीजिए। तो हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि राहुल गांधी जी पहले की तरह हमारी मांग को सुने, और लेकिन उनके अंतिम नतीजे का हम इंतज़ार करते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो बस एक छोटा सिपाही हूँ। असम में चुनाव आज से 2 साल बाद होने वाले हैं। एक मुहिम असम के लोगों ने इस लोकसभा निर्वाचन में छेड़ी है। उस मुहिम को आगे उसके सही अंजाम तक ले जाना है, तो पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी दे उसके लिए मैं तैयार हूँ। जी, चूँकि आपने असम का ज़िक्र किया, 2026 में वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। कांग्रेस की तैयारी कैसी है? क्या इस बार सरकार बनाने की स्थिति में होंगे? देखिए, अगर इस निर्वाचन में अगर हम दोबारा जाएं और आकलन करें, तो ढुबरी में लोगों ने मौलाना अजमल साहब और एक एआईयूडीएफ दल को परास्त किया है, और वहीं जोरहाट के लोगों ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के 1-1.5 महीने के प्रचार को नकारा है। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट है कि जनादेश वर्तमान के राजनीतिक नेतृत्व से असंतुष्ट है। हमने प्रगति की है, लेकिन और करने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये 2 साल हमें बहुत मशक्क़त, मेहनत करने की आवश्यकता है, और एकत्रित होकर हमें काम करना है। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि अगर हम काम करते रहेंगे,
लोगों से मार्गदर्शन मिलते रहेगा और फिर जिस प्रकार से इस निर्वाचन में लोक शक्ति की जय हुई है, उसी प्रकार से भविष्य में असम के लोगों की जय होगी। जी। आपने हेमंत बिस्वा शर्मा का ज़िक्र किया, पुराने कांग्रेसी हैं। आपकी मुलाकात हुई क्या पार्टी छोड़ने के बाद उनसे कभी? कभी कभी वो अगर सदन में आते हैं, सेंट्रल हॉल में, पिछले पुराने वाले सेंट्रल हॉल में, तो वहाँ पे मुलाकात होती है, या अगर एयरपोर्ट में कहीं मिले तो मुलाकात होती है। और अगर मैं कहीं भी उन्हें देखता हूँ तो वो उम्र में मेरे से बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो उनके पास जाकर निश्चय ही मैं उनको नमस्कार कह के आता हूँ। लेकिन आप कहते रहते हैं कि अगर बीजेपी हारी या एनडीए हारा तो सबसे पहले पार्टी छोड़ने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे। आप ये भी कहते हैं कि असम में लड़ाई पुरानी कांग्रेस वर्सेस नई कांग्रेस की है। हेमंत बिस्वा शर्मा इतने मजबूत दिखते हैं वहाँ पर, मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की वहाँ 10 सालों से सरकार है। क्या मुद्दे होंगे असेंबली इलेक्शंस के? आप भी एक पार्टी का चेहरा हैं वहाँ पर, आपको भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ने वाली है? कुछ बताना चाहें? देखिए, वर्तमान में तो जो मुद्दे हमने इस निर्वाचन में हमने देखे, और जो मुद्दे राहुल गांधी जी जब वो असम आए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, कुछ मुद्दे तो वहीं पर उभरे। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है, जिसमें मुख्यमंत्री जो पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री भी हैं, बहुत से आरोप निकलते हैं। उनके परिवार के विभिन्न सदस्यों पर भी बहुत, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण लोग आशंकाएं व्यक्त करते हैं। शायद उन आशंकाओं में कुछ सच्चाई भी छुपी हो, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने एक बात छेड़ी तो मुख्यमंत्री के घर के लोग इतने प्रभावित हो गए थे, मुझ पर डेफेमेशन केस लगा दिया, ताकि मैं उस विषय पर हम बात ना रख पाए, राजनीतिक रूप से हमारा विरोध नहीं कर पाए, डेफेमेशन के द्वारा अपनी जो कारनामे हैं उनको छुपाने की कोशिश की। तो भ्रष्टाचार के साथ साथ हमने ये भी देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल गांधी जी गुवाहाटी के अंदर आकर यात्रा करना चाहते थे, नहीं करने दिया। राहुल गांधी जी एक मंदिर में जाना चाहते थे, या जो हम अपने असम की संस्कृति में थान कहते हैं, बोरडुआ थान, बोरडुआ मंदिर, वहाँ जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया। तो ऐसा ही वातावरण आम जनता वहाँ पे महसूस कर रही कि वो जो कहना चाहती है कह नहीं पा रहे, वो जो सरकार से जो संवेदनशीलता अपेक्षा करते नहीं कर पा रहे। सरकार जिस प्रकार दिल्ली में एक राजतंत्र की तरह काम कर रही है, वहाँ पर भी वैसे ही काम कर रही है। तो एक घुटन लोग महसूस करें, उस घुटन को हमने थोड़ा बहुत छुटकारा इस निर्वाचन में दिया। आने वाले समय पर लोग चैन की सांस ले पाए, मन में शांति हो, हृदय में करुणा हो, हिंसा का भाव खत्म हो, ऐसे एक समाज बनाने की हम सबकी उम्मीद है, सपना है। और हम इस भविष्य में असम को इस जगह ले जाने में हम सब एकजुट होंगे। तो अगर हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में आना चाहें तो क्या उनका स्वागत होगा? वो तो हमारे दल में जो भी निर्णय होता है कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करके होता है। हमारे इस निर्वाचन में भी जोरहाट के निर्वाचन के समय कुछ जोरहाट के हमारे कांग्रेस दल के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा जी के कहने पर वो भाजपा में शामिल हो गए। उन नेताओं के संदर्भ में हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि कतई इनको वापस नहीं लेना चाहिए, और मैं अपने कार्यकर्ताओं की बातों को कभी टालता नहीं हूँ, कभी मना नहीं करता। तो जो भी निर्णय है जो हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे वो मेरे नेतृत्व को मैं बताऊंगा। राहुल गांधी का बार-बार ज़िक्र हो रहा है, आप उनके करीबी हैं, दोस्त आप कहलाना पसंद नहीं करते क्योंकि आपके वो नेता हैं। प्रियंका गांधी के भी आप करीबी हैं। कोई ऐसी बात जो राहुल गांधी के बारे में पब्लिक फोरम में नहीं है, आप बताना चाहें, या कोई किस्सा जो आपको याद आ रहा हो? देखिए, अब तो पब्लिक फोरम में सब आ चुका है। वो खाना कितना पसंद करते हैं, और विशेष रूप से पुरानी दिल्ली के ये चाट, गोलगप्पे, छोले भटूरे,
और केरल में भी जब गए तो केरल का खाना कितना पसंद करते, ये तो चलो सभी ने देख लिया। और अब थोड़ा थोड़ा लोग अब देख रहे हैं कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो जिस प्रकार से चुटकुले कहते हैं, सुनाते हैं, जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री मोदी जी पर तंज करते हैं, तो जो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो हम लोगों ने करीब से देखा है। और निश्चय ही अब देश के लोग भी सामाजिक माध्यम के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा धीरे धीरे देख रहे हैं। प्रियंका गांधी जी भी वो असम में जो आते हैं, वो उनकी जो भाषा शैली है, सभी ने उसका देखा है, उसको स्वागत किया है, उनको सम्मान दिया है उसके कारण। और उनकी भाषा में जो सरलता है वो भी लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया के युग में ये नेताओं का जो व्यक्तित्व है, किसी घर से लगाव नहीं। हमारे ऐसे दल में ऐसे नेता थे जिनको अपनी कोठी बड़ी पसंद है और कोठी बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो गए। वहाँ तो राहुल गांधी जी का कोठी चला गया, प्रियंका गांधी जी का सिक्योरिटी कम हो गया, लेकिन वो अपने काम पर और अपने उद्देश्य और अपने आदर्शों पर अटल रहे। तो ये व्यक्तित्व धीरे धीरे लोग दिखा रहा है। आपकी थोड़ी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में बात करते हैं। जब आपके पिता मुख्यमंत्री थे, तो आप नहीं चाहते थे कि लोग जानें कि आपके पिता मुख्यमंत्री हैं। कोई ऐसी घटना या कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो, जब आपको लगा हो कि मैं अगर अपने पिता का नाम ले लेता या बता देता तो मुझे माइलेज मिल जाता या वो सॉल्व हो जाती आसानी से कोई चीज़? नहीं, मतलब फिलहाल तो मुझे अपने जीवन में ऐसा कोई पल नहीं याद आ रहा जहाँ पे मुझे अफसोस हुआ कि मैंने अपनी पिताजी का नाम नहीं लिया और शायद मुझे लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि जब भी मुझे लगा कि अगर मैं अपने ये कहूँ, जो जैसे दिल्ली में कहते हैं कि आपको पता है कि मेरा पिता कौन है या मैं किसका बेटा हूँ, मैंने कभी भी उस नज़रिए से अपने आप को अपना परिचय देने की मैंने कोशिश नहीं की। मैं चाहता था कि जो भी मेरे दोस्त हों या जो भी मेरे दफ्तर में मेरे सहयोगी हों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, वो मुझे जाने और हमारे साथ एक खुला और एक ईमानदार एक रिश्ता या एक सहयोगी का, एक दोस्त का बने। और इसीलिए मैंने हमेशा जहाँ तक मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने अपना परिचय दिया। और जब वो पूछते थे कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो मैं हमेशा बातों को टालने की कोशिश करता था और या ये कह देता था कि वो सरकार में काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं। तो ऐसे आपके प्रश्न का कोई उत्तर मेरे पास नहीं है कि जब मुझे अफ़सोस हुआ कि काश मैं अपने पिताजी का परिचय देता। जी। आपने दिल्ली में पढ़ाई-लिखाई की, आपका जन्म भी यहीं हुआ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को लेकर के आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आगरा में जब एक बार जाना हुआ तो पासपोर्ट माँग लिया गया था। क्या चीज़ें अब जो है कि इतने सालों बाद बदली हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर के? जो हमारी इतिहास है, भारत के संस्कृति, भारत की राष्ट्रीय अखंडता, भारत की विविधता, भारत की प्राकृतिक सुंदरता, भारत की राजनीतिक यात्रा में उत्तर पूर्वांचल का जो योगदान है, उसको लेकर आज भी लोग बहुत कम जानते हैं। ये बात मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा देश बड़ा है, देश का हर कोना सुंदर है और हमें अपने देश के बारे में जानना चाहिए। जैसे मुझे दक्षिण भारत के बारे में मेरी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, वैसे ही सभी को उत्तर पूर्वांचल के प्रति अपना ज्ञान, उत्तर पूर्वांचल की इतिहास, उत्तर पूर्वांचल की सुंदरता, उत्तर पूर्वांचल जानने की कोशिश तो करना चाहिए। हम सब शिमला जाते हैं, गोवा जाते हैं, कभी शिलोंग जाना चाहिए, कभी गैंगटॉक जाना चाहिए। तो ये जो हमने जाने का प्रयास कम करते हैं या जानकारी हमारे पास कम है, ये बात अभी भी मुझे खटकती है। और मुझे इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने जो स्कूल की जो पुस्तकें हैं, कॉलेज की जो पुस्तकें हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए और
वही हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, जो भी उत्तर पूर्वांचल के हम वो लोग हैं जो आज पब्लिक लाइफ में हैं, चाहे खेल के जगत में, राजनीतिक जगत में, साहित्यिक जगत में, हम उत्तर पूर्वांचल के प्रति लोगों की अगर कोई भूल विचारधारा है, उसको तोड़ने का प्रयत्न हम करें और उत्तर पूर्वांचल की सुंदरता हम अपने अपने ज़रिए से प्रकाशित करें। जी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि एक सांसद की जो दिनचर्या है वो क्या होती है, ख़ासतौर से जब वो दिल्ली में होते हैं और जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में होते हैं? देखिए, हम हमेशा सामाजिक मुद्दे से प्रभावित रहते हैं और उन सामाजिक, वो चाहे कभी हमारे क्षेत्र के मुद्दे हों, जैसे कि मेरे क्षेत्र में हाईवे की बहुत बड़ी समस्या है, रेल को लेके बहुत बड़ी समस्या है। तो इनके साथ हम इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं, चाहे दिल्ली में हो, चाहे असम में हो, किसके पास हम ये लोगों की जो माँग है लेके जाएँ। अगर कोई कदम विकास का कोई कदम या प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, वो कितना आगे बढ़ा है, उसका आकलन करने के लिए। और आज फ़ोन के द्वारा हम हमेशा हम अपने क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहते हैं। चाहे वो कोई मरीज़ हो जिसको हॉस्पिटल में भर्ती करने में थोड़ी मदद चाहिए, चाहे वो कोई छात्र हो जो बाहर पढ़ रहा हो और आज उसको थोड़ी मदद चाहिए। तो हम अपने क्षेत्र के लोग, चाहे वो असम के अंदर हो या असम के बाहर हो, चाहे वो मरीज़ हो या छात्र हो, उनकी हम मदद करना चाहते हैं। और जैसे कि अब हो रहा है, हमारे दल की क्या विचारधारा है, हम विभिन्न सामाजिक मुद्दे पर हमारी दल की क्या पोजीशन है, आप मीडिया के द्वारा हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारा दल की विचारधारा, हमारी क्षेत्र का विकास और हमारे मतदाताओं को सामाजिक रूप से सहायता, ये हमेशा 24 घंटे साल के 365 डेज़ हम इस पर हम जुटे रहते हैं। जी। सांसद होने की सबसे खूबसूरती क्या है? एक तो एक अगर आप बताना चाहें, और दूसरा कि डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, जो एडवांटेज है वही डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि आपको सांसद होने के नाते आपको क्षेत्रीय मुद्दों से भी आप वाकिफ़ होते हैं, राज्य के मुद्दों से भी आप वाकिफ़ होते हैं, देश के मुद्दे से भी आप वाकिफ़ होते हैं सदन के अंदर। और जब किसी अंतर्राष्ट्रीय समारोह में होते हैं तो आपकी देश का जो वर्चस्व है अंतर्राष्ट्रीय किसी मंच पर, आप वो भी आप प्रकाशित कर सकते हैं या उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और यही इसका डिसएडवांटेज बनता है कि आप जितना समय क्षेत्र में रहना चाहते हैं, आप नहीं रह पाते। आप जितना समय एक सामाजिक मुद्दे पर को देना चाहते हैं, आप नहीं दे पाते। तो जो एक जो आपके पास जो सुविधा है कि आप क्षेत्र का मुद्दा, राज्य का मुद्दा, उत्तर पूर्वांचल का मुद्दा, देश का मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे आप काम कर सकते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है। और वही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि दिन में 24 ही घंटे हैं, तो इसलिए हर मुद्दे को जितना अगर आप 100% देना भी चाहे तो नहीं दे पाते। तो आपको हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर दिल्ली में है तो क्षेत्र के लोगों के प्रति नाइंसाफ़ी हो रही है, क्षेत्र में है तो हम दल जो हम से अपेक्षा करता है सांगठनिक रूप से हम काम करेंगे, कार्यकर्ता के रूप से हम काम करेंगे, वो नहीं कर पाते। तो इसको हमेशा एक बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। जी। अब हम कुछ 2-4 सवालों के बाद ये इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो नेता हैं बीजेपी के या कांग्रेस या किसी भी दल के, सार्वजनिक जीवन में वो दिखता है कि कितना एक दूसरे के खिलाफ ज़हर उगल रहे हैं, आप कह सकते हैं, जिस तरीके की भाषा राजनीति में यूज़ होती है। आपका कोई बीजेपी में कोई दोस्त है, कोई नेता, कोई सांसद? देखिए, इस ये प्रश्न करने से पहले हमें खेल जगत की तरफ देखना चाहिए। खेल पर आईपीएल या क्रिकेट मैच जब होता है तो बॉलर भी बाउंसर मारता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसका कोई व्यक्तिगत शत्रु है बैट्समैन। वो बाउंसर फेंकता है, बाउंसर कभी हेलमेट पे लग जाती है और उसके बाद मैच होने के बाद दोनों के बीच में बातचीत होती है। आप बॉक्सिंग देख लीजिए, कुश्ती देख लीजिए, किसी का हाथ तोड़ते हैं,
किसी का कलाई मोड़ते हैं, लेकिन एक परंपरा, एक सीमा के अंदर हम वो अपना काम, वो अपनी शैली को दिखाता है। किसी के साथ व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, दुश्मनी नहीं है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो हम भी, जो हमारा कर्तव्य है, हम कर्तव्य को ज़ोर और शोर से निभाते हैं। जो हमारा कर्म है वो हम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ नहीं, सभी हमारे दोस्त हैं। जी। चलते चलते बस एक आखिरी सवाल है, मैं खुद भी समझना चाह रहा हूँ कि लोकसभा में जो लोग बैठते हैं, आप राहुल गांधी के बगल में बैठते दिखाई देते हैं, अब वो सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है? अब तो अगर प्रियंका गांधी जीती अगर वायनाड से, तो वो भी दिखेंगी लोकसभा में। तो मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि अपने आप से जाके लोग बैठ जाते हैं या कोई सीटिंग अरेंजमेंट होता है या नहीं क्या नहीं, होता है? बेशक सीटिंग अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले कुछ तो स्वाभाविक चीज़ें हैं कि अगर ये अध्यक्ष की कुर्सी है तो सत्ता पक्ष इस तरफ बैठती है और विपक्ष इस तरफ बैठते हैं, और जिस पक्ष की जितनी संख्या है वो उतनी कुर्सियां उनको मिलती है संख्या के बल पर। और ये माना जाता है कि जो सबसे पहले रो में बैठे हैं या जो सबसे आगे बैठे हैं वो सबसे सीनियर हैं, और सीनियरिटी के या उनको एक सीनियर एक पद मिला हुआ है। तो जब मैं पहली बार 2014 में चुन के आया था तो मैं तो बैक बेंचर था। बैक बेंचर ये नहीं कि मुझे सदन की कार्रवाई में मेरी रुचि नहीं है, पर मैं एक पहला फर्स्ट टाइम सांसद होने के नाते मैं पीछे बैठा था। दूसरे कार्यकाल में मुझे डिप्यूटी लीडर का बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी मिला, तो इसलिए मैं बैक बेंचर से मेरा प्रमोशन दूसरे या तीसरे रो पे आ चुका है। तो इसलिए जो दल में पार्लियामेंट पार्टी के अंदर जो हमारी जिम्मेवारी या जो हमारा पद होता है, जो हमारी अनुभव रहते हैं, हम कितने बार के सांसद रहे हैं, इससे पहले क्या कोई राज्य में मंत्री था, इससे पहले क्या कोई पिछले सरकार में केंद्र मंत्री था, उस आधार पे, सीनियरिटी के आधार पर और उस क्या जिम्मेवारी आपको मिली है, उस आधार पर हमें अपने अपने सीट, हम अपने दल के अंदर विचार विमर्श करके हम उस पर अलग अलग सीट नंबर्स विभिन्न साथियों को देते हैं। बस आखिरी सवाल है, इसके बाद हम ये इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। अगर आपके शब्दों में हम जानना चाहें कि युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए और क्या राजनीति को एक करियर के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, अगर हम चाहते हैं कि जो परीक्षा की जो व्यवस्था है वो सुधरे, लाखों में हमें एग्जामिनेशन पेपर ना मिले, तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि एमबीबीएस की सीट बढ़े, तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एमबीबीएस के छात्र यूक्रेन में नहीं, चीन में नहीं, भारत के अंदर रहते हुए उनको शिक्षा कम पैसों में हासिल करने का व्यवस्था मिले, तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और करियर के रूप में देखा जा सकता है? ये बेशक करियर, करियर क्या है, जो हम सभी वही कहते हैं कि आप वो करें जो आप, जिस पे आपका मन बना रहे, जिस पे आपका दिल बना रहे, ताकि अगर कभी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़े तो आपको पता है कि ये भी पार हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ऊंचाई तक आपको ले भी जाए तो आपको ये भी याद है कि आपको ये मकसद याद रहे कि आप वो क्यों उस क्षेत्र में आए हैं। तो राजनीति हर करियर की तरह, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पत्रकार हो, उस करियर में अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। कभी लोग आपकी वाह करते हैं, कभी लोग आपकी बुराई करते हैं, पर आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप उस करियर में आप आए क्यों हैं। गौरव गोगोई, ब्रूड से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।